नमस्कार दोस्तों। एक डिस्क्लेमर शुरू में चला दूं, बता दूं आप लोगों से। दरअसल हमारी जो पत्रकारिता का प्रोफेशन है, इसमें जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो सब समय समय पर ये बताने की कोशिश करते रहते हैं कि सबसे बेहतर पत्रकार वही हैं, सबसे स्पष्ट जानकारी वही देते हैं, सबसे निष्पक्ष वही हैं, और जो वो कह रहे हैं वो सबसे पुख्ता जानकारी है, इसके अलावा सब बेकार है। और देश में हर किसी को इस बात का घमंड है। कई बार मैं भी इस बात को कहता हूँ कि हाँ, जो मैं बात बता रहा हूँ एक्सक्लूसिव है, जबकि मुझे भी कहीं ना कहीं से वो जानकारी मिलती ही है, उसी के आधार पर मैं बताता हूँ। तो हर इंसान भाग दौड़ में लगा हुआ है, एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है, ये दिखाना चाहता है कि भाई मैं ही बड़ा पत्रकार हूँ। और जो आप पीछे देख रहे हैं रवीश कुमार, ये तो स्वघोषित देश के सबसे बड़े पत्रकार हैं। रवीश कुमार हैं, आशुतोष हैं जिन्हें लोग सोशल मीडिया पर कालूतोष कहकर चिढ़ाते हैं, राजदीप सरदेसाई हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा ट्रोल किया जाता है सोशल मीडिया पर, और पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं। ये तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो एक क्या कहना चाहिए कि इस मुद्दे की आड़ में इनका दावा क्या है। ये कहते हैं कि मैं सत्ता से सवाल पूछता हूँ। इस मुद्दे, इस एक कोट की, एक इस जुमले की आड़ में ये लोग अपना एजेंडा चलाते हैं और जो चाहते हैं वो दिखाने का प्रयास करते हैं। अगर आप रवीश कुमार का शो लगातार जो प्राइम टाइम आता है एनडीटीवी पर 10 दिन देख लें तो निश्चित रूप से आप नरेंद्र मोदी को गाली देने लगेंगे। ये मेरा चैलेंज है, मैं आपको सही में बता रहा हूँ ये बात। और इसके अलावा इनके पास जो टीम है जो रिसर्च करती है, रवीश कुमार नहीं करते हैं, 8-10 लड़के लड़कियां हैं, वो सब लोग रिसर्च करते हैं, अखबारों की कटिंग्स वगैरह, वेबसाइट्स के स्क्रीनशॉट लेना, ये सब लेकर वो जमा करते हैं, तब जाकर इनकी स्टोरी पुख्ता बन पाती है। और रवीश कुमार फिर प्रवचन देते हैं प्राइम टाइम में 9 बजे आकर। लेकिन मेरा मुद्दा ये नहीं है कि देश का बड़ा पत्रकार कौन है, ईमानदार पत्रकार कौन है, रवीश कुमार कितने बड़े पत्रकार हैं, कितने बड़े देशभक्त हैं, या फिर अर्णब गोस्वामी कौन है, सुधीर चौधरी कौन है। मेरा मुद्दा ये नहीं है। मेरा मुद्दा ये है कि रवीश कुमार का जो तेवर है आजकल बदला हुआ है, और सोशल मीडिया पर यह खबर उड़ रही है कि रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफ़ा दे दिया है या आने वाले कुछ दिनों में दे देंगे। क्यों? क्योंकि एक खबर ये चली है, लगभग मेरे ख्याल से 4-5 दिन तो हो गए हैं इस खबर को चलते हुए, कि एनडीटीवी जहां पर रवीश कुमार ट्रेनी के रूप में लगे थे और आज संपादक तक पहुंच गए हैं, एनडीटीवी को खरीदने जा रहा है गौतम अडानी का ग्रुप। गौतम अडानी देश के सबसे बड़े कारोबारी, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, इनके बाद अगर किसी की गिनती होती है तो गौतम अडानी की। सब लोग जानते हैं कि अंबानी और अडानी नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं। 2014 के चुनावों में जब नरेंद्र मोदी ने कैंपेन किया था तो अडानी के हवाई जहाज़ों का इस्तेमाल उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाने में किया था। ये बात खुल्लम खुल्ला, इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है। और दुनिया भर में ये दस्तूर है कि बिजनेसमैन हमेशा से राजनीतिक दलों को सपोर्ट करते हैं। कोई कांग्रेस को करता है, कोई बीजेपी को करता है, विदेशों में भी ऐसा ही है, कोई डेमोक्रेट्स को करता है, अमेरिका में कोई रिपब्लिकन्स को करता है, ये सब लोग करते हैं। इस देश में भी पहले होता रहा है। कांग्रेस को कभी हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का पूरा सपोर्ट रहा करता था। बिरला जी का अखबार था हिंदुस्तान टाइम्स, और बिरला जी राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं, वो खुद भी मेंबर रहे, उनकी बेटी भी मेंबर रही हैं। और सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स कांग्रेसियों का चमचा हुआ करता था 80 के 90 के दशक तक। ये तो अब सब लोगों के तेवर बदल गए हैं। जब कांग्रेस के पास कुछ बचा ही नहीं तो उसकी चमचागिरी क्या करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मीडिया को केवल इस बात को लेकर उसे गोदी मीडिया, विरोधी मीडिया कह देना, सुसु मीडिया कह देना कि वो सरकार के खिलाफ है या सरकार के समर्थन में है, ये सब इन्हीं जैसे पत्रकारों का शुरू किया हुआ है। इससे पहले पत्रकारों को लेकर पत्रकार एक दूसरे को गाली नहीं देते थे। सोशल मीडिया का मंच सबके पास आ गया है। सोशल मीडिया के मंच पर बैठकर सब ज्ञान देते हैं। सब ये कहते हैं कि मैं सबसे बेटर हूँ, ये सबसे ख़राब है। रवीश कुमार भी अक्सर अपने शो में यही कहते हैं कि मैं ये कहता हूँ। इन्हें बड़ा घमंड है इस बात का कि मैं जो कहता हूँ वो सही कहता हूँ। बहरहाल खबर आती है ये कि एनडीटीवी को खरीदने जा रहा है गौतम अडानी का ग्रुप। इस खबर की सच्चाई मैंने कई हिसाब से रिसर्च करने की कोशिश की। एक पत्रकार हैं अभिसार शर्मा, जो द लाइव टीवी के नाम से चलाते हैं, वैसे न्यूज क्लिक जो वेबसाइट है
उसमें शायद वो काम करते हैं, मुझे पता नहीं, पहले एबीपी में हुआ करते थे। उनका भी यूट्यूब चैनल है, उन्होंने भी एक शो चलाया और उसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि एनडीटीवी बिक रहा है या नहीं बिक रहा है। मैंने भी उनका वो पूरा वीडियो देख लिया कि शायद ये कुछ पुख्ता जानकारी देंगे, उन्हें भी नहीं पता है, हवाई जानकारी उन्होंने सारी उसमें दी है। अभिसार शर्मा ने उसमें ये बताया कि संजय पुगलिया जो पहले सीएनबीसी में रहे हैं सॉरी, और उसके बाद द क्विंट जो जो राघव बहल का एक वेबसाइट है द क्विंट आप जानते हैं कि मोदी के अगेंस्ट अपना अभियान चलाती है, उसके ये हेड थे, उसमें एक बहुत बड़ी पोस्ट पर थे संजय पुगलिया। और वैसे तो कारोबारी खबरों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि गौतम अडानी ने जो अपना एक मीडिया वेंचर अभी स्थापित किया है, वो एक मीडिया कंपनी बना रहे हैं और उसका हेड बनाया गया है इन्हें संजय पुगलिया को। और ये भी खबर बताई जा रही है कि संजय पुगलिया ने ही ये बात चलाई है कि चूंकि एनडीटीवी बहुत घाटे में चल रहा है इसलिए एनडीटीवी को खरीद लेते हैं। ये खबर सोशल मीडिया पर खूब चली। संजय पुगलिया का कोई बयान नहीं है, अडानी ग्रुप का कोई बयान नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स टाइम्स में कुछ और मीडिया के सूत्रों से ये खबर आई कि एनडीटीवी में शेयर खरीदने की तैयारी में है अडानी ग्रुप, जो उसकी मीडिया कंपनी बनाई गई है। संजय पुगलिया अडानी के बेटे को रिपोर्ट करेंगे, वो उसको हेड करने जा रहे हैं खुद, और ये खबर पुख्ता तौर पर छप चुकी है। अडानी ग्रुप ने इसके लिए बाकायदा स्टेटमेंट जारी करके बताया है कि हम एक मीडिया कंपनी बनाने जा रहे हैं। जब ये खबरें चली तो एनडीटीवी के मालिक प्रणव राय ने एक स्टेटमेंट अगले दिन जारी किया और स्टेटमेंट में इन्होंने ये कहा कि ये सब खबरें बेकार हैं कि हम एनडीटीवी को खरीदने जा रहे हैं या एनडीटीवी बिकने जा रहा है, हम बेचने जा रहे हैं। हमारे पास अभी भी एनडीटीवी का 61% शेयर है और 61% शेयर होने का मतलब हम इसके मुख्य मालिक हैं। उन्होंने ये प्लान बताया और उन्होंने ये भी बताया, साथ ही साथ इस पर कुछ और भी खबरें ये चली। अभिसार शर्मा ने अपने शो में ये बात बताई है, मुझे नहीं पता। अभिसार शर्मा ने संजय पुगलिया की टीम के किसी मेंबर से पूछा और उन्होंने उस संजय पुगलिया के जो टीम का मेंबर है उससे जब उन्होंने बातचीत की तो उसने ये बताया कि बातचीत चल रही है एनडीटीवी से, लेकिन बात ये चल रही है कि हम केवल वित्तीय अधिकार नहीं चाहते, बल्कि हम एनडीटीवी का जो एडिटोरियल डिपार्टमेंट है उसमें अपनी दखल चाहते हैं और हम चाहते हैं कि एनडीटीवी का जो एडिटोरियल है वो हमारे कहने के अनुसार चले, कि हम उस पर जो खबरें चलवाना चाहें वो खबरें चलवाएं। ये सारी बातें उन्होंने कही। इस सारे प्रकरण के बाद एक नया सा तूफान पूरे मीडिया में उठ खड़ा हुआ है। देखिए, इस बारे में जो और खबरें आई हैं, ये जो मैंने आप पीछे क्लिप रोकी हुई है, इस क्लिप का मैं थोड़ा सा अंश आपको सुनवाना चाहता था। इस बीच एक खबर ये भी आई, एक सप्ताह हो गया लगभग इसे, कि गुजरात का जो एक मुंद्रा पोर्ट है वहाँ पर ड्रग्स पकड़ी गई है कई हजार करोड़ रुपए की, और वो जो मुंद्रा पोर्ट है बंदरगाह है, उसको कंट्रोल करता है गौतम अडानी का ग्रुप। इसे लेकर मीडिया में खूब खबरें चली। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया कि गौतम अडानी के उस पर पोर्ट पर ड्रग्स पकड़ी गई हैं, इतनी भारी मात्रा में ड्रग्स आ रही हैं, तो वो ड्रग्स गई कहाँ हैं। गौतम अडानी ग्रुप ने स्टेटमेंट जारी किया कि भाई हम यहाँ का मेंटेनेंस देखते हैं, यहाँ की व्यवस्था रखरखाव देखते हैं, क्या माल आ रहा है, क्या माल जा रहा है, ये देखना दूसरी एजेंसियों का, एक्साइज डिपार्टमेंट या दूसरे जो टैक्सेशन वाले डिपार्टमेंट हैं, जो उत्पाद शुल्क वाले जो भी होते हैं, मुझे नहीं मालूम, इतने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनका काम है, या कस्टम वाले, उनका काम है कि ये देखना कि क्या माल जा रहा है, क्या माल आ रहा है। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर ये खबर खूब चली और सभी चैनल ने चलाई। कांग्रेस ने इसे पॉलिटिकल रूप दिया कि गौतम अडानी के उस पर मिली है, उन्हें पता है कि गौतम अडानी मित्र हैं नरेंद्र मोदी के। बहरहाल इस पर रवीश कुमार ने खबर चलाई, 22 सितंबर की खबर है ये। रवीश कुमार का शो अमूमन 30-35 मिनट का चलता है प्राइम टाइम, उसकी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी रहती है। मैंने ये सर्च करने की कोशिश की कि देखता हूँ गौतम अडानी को लेकर रवीश कुमार ने क्या खबर चलाई है। तो रवीश कुमार की ये जो वीडियो है, इस वीडियो के 22 सितंबर का अंक है और इसमें लिखा है प्राइम टाइम विद रवीश कुमार, बचत का ब्याज निगेटिव, घट गई कमाई। इन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ किसानों की समस्या को इसमें उठाया है और इस पूरे ये जो इसकी लेंथ है इसमें 30 मिनट 38 सेकंड है
और इसमें केवल 4 मिनट 58 सेकंड अंत में जाकर रवीश कुमार अडानी पोर्ट वाले मुद्दे पर बोले। और जब अंत में बोले तो सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा मुस्कुराकर, ये बात भी सुनने वाली है। अंत में जब उन्होंने मुस्कुराकर जो बात कही है वो सुनने वाली है और साफ लगता है। पहले तो उन्होंने ये रणदीप सुरजेवाला का क्लिप दिखाया जिसमें रणदीप सुरजेवाला आरोप लगा रहे हैं गौतम अडानी को लेकर, और उसके बाद उन्होंने रवीश कुमार ने ये अपना बयान दिया। अंत में आप सुनिए जरा। उसका काम बंदरगाह की रखरखाव करना, उसका संचालन करना है। कंटेनर में जो माल लाया जाता है उसकी जांच करने का काम उनके पास नहीं है, ना अधिकार है। यह काम दूसरी एजेंसियां करती हैं। किसी भी बंदरगाह से हजारों की संख्या में कंटेनर का आना जाना होता है और उनकी जांच करने के लिए कस्टम और तमाम जुड़ी दूसरी एजेंसियां होती हैं। कांग्रेस ने इसे लेकर आरोप लगाया है कि भारत में 2.25 लाख करोड़ की 25,000 किलो हेरोइन कहां चली गई, इसकी जांच होनी चाहिए। तो क्या प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे? सवाल नंबर 1, 25 जून में ईद से युवा बैठे सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, पूछने है। क्या आप ये सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होगा? पूछने से क्या होता है? आप सही सोच रहे हैं, सुनिए। लेकिन पूछना तो पड़ता है, तभी तो पता चलता है कि कुछ नहीं होता है। आप देख रहे थे प्राइम टाइम, नमस्कार। इतनी बात कहकर रवीश कुमार चुप हो जाते हैं। अंत के इनके कुछ 2 शब्द और सुनिए जिसमें ये अडानी के बारे में बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन बोलते बोलते रुक जाते हैं। शायद इन्हें डायरेक्शंस मिल गई थी कि भाई गौतम अडानी से बातचीत चल रही है, आप जरा इस पर बड़ी स्टोरी मत कीजिएगा। इसलिए इन्होंने कांग्रेस का वर्जन दिखाते हुए ये खबर आखिर के 5 मिनट में निपटा दी है। लेकिन रवीश कुमार के अंदर की जो मोदी विरोधी एक पिपासा है वो यहाँ पर नज़र आती है। और देखिए किस तरीके से आखिर में बोलते हैं, फिर सुनिएगा जरा गौर से रवीश कुमार के शब्द और उनके एक्सप्रेशन जरूर देखिए। क्या आप ये सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होगा? पूछने से क्या होता है? आप सही सोच रहे हैं, लेकिन पूछना तो पड़ता है, तभी तो पता चलता है कि कुछ नहीं होता है। आप देख रहे थे प्राइम टाइम, नमस्कार। देखिए इन्होंने कहा कि अगर मैं पूछता हूँ इस बारे में तो मेरे पूछने से क्या होता है, लेकिन फिर भी पूछना तो पड़ता है। लेकिन पूछा तो आपने है नहीं, आपने पूछा ही नहीं, आपने गौतम अडानी का नाम नहीं लिया, आपने गौतम अडानी पर सवाल नहीं उठाया, आपने तो ये कहीं नहीं कहा कि भाई हम गौतम अडानी को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए या वो मोदी जी के मित्र हैं। अभिषार शर्मा तो चलिए यूट्यूब चैनल पर ये बातें कह रहा है, लेकिन रवीश कुमार तो बड़े साहसी पत्रकार हैं। और ये तो बताया जाता है कि जब इनके भाई के खिलाफ कोई केस हुआ था उसकी भी इन्होंने रिपोर्टिंग की थी। बड़े बहादुर आदमी माने जाते हैं और बड़े बेबाकी से अपने कार्यक्रम को रखते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं अभिषार शर्मा की वो बात भी पुष्ट हो जाती है। अभिषार शर्मा ने अपने उस वीडियो में ये भी कहा कि भाई मेरे जो मित्र पुगलिया के साथ गए हैं, मैंने उनसे जब पूछा तो उन्होंने ये कहा कि भाई अभी वेट एंड वॉच की स्थितियां, देखते हैं क्या होता है। तो इसलिए उन्होंने इस बात पर भी बिल्कुल फोकस नहीं किया जो एनडीटीवी ने लेटर जारी किया है। एनडीटीवी का जो लेटर जारी किया है, एनडीटीवी ने लिखा है कि हम अपना शेयर्स हमारा 61% है, ये है वो है, फलाना है ढिमका है। लेकिन उसके बाद भी अभिषार शर्मा खुद कहते हैं, जो खुद अभिषार शर्मा मोदी के खिलाफ वीडियो बनाते हैं, उन्होंने कहा कि एनडीटीवी के प्रणव राय के इस बयान के बावजूद भी मैं इस बात पर अभी थोड़ी प्रतीक्षा करूंगा और उसके बाद इस डिसीजन पर पहुंचूंगा कि एनडीटीवी बिक रहा है या नहीं बिक रहा है। अलबत्ता एनडीटीवी को तो इससे बड़ा फायदा हुआ, शेयर मार्केट में ज़बरदस्त उछाल आ गया। क्या पता ये झूठ-मूठ में ही खबर फैलाई गई हो, क्योंकि घाटे में चल रही कंपनी है एनडीटीवी। पिछले जब से 7 साल से जब से मोदी की सरकार आई है तब से एनडीटीवी को बड़ा घाटा हो रहा है। और अगर ये रवीश कुमार हिम्मत रखते हैं कुछ खबरें चलाने की, तो ये बाबा रामदेव तो मोदी के भक्त हैं, उनके खिलाफ कुछ चला कर दिखाएं। पतंजलि ग्रुप सारी हेडलाइंस को इनकी स्पॉन्सर करता है रवीश कुमार की। अब उनके खिलाफ कुछ ये चला कर दिखाएं तो इन्हें पता लग जाएगा, रहा साहब विज्ञापन भी चला जाएगा। और नगमा जो इनकी एंकर हैं वो तो इंटरव्यू लेने के लिए गई थी बाबा रामदेव का, कई बार ले चुकी हैं, कई बार लाइव आते हैं इसमें। आपको याद होगा कि बाबा रामदेव का इंटरव्यू लेने के चक्कर में आज तक से पुण्य प्रसून वाजपेयी निकाल दिए गए थे। इसके बाद पुण्य प्रसून वाजपेयी पहुँचे एबीपी में। एबीपी में उन्होंने अपना एजेंडा चलाना शुरू किया, लेकिन अभिषार शर्मा जो कि एबीपी में उनके साथ थे, अभिषार शर्मा ने अपने उस वीडियो में खुद बताया है कि जब हम लोग कोई भी मोदी के खिलाफ खबर चलाते थे तो हमें एचआर, हमारा संपादक, सब लोग कमरे में बुलाकर डांटते थे कि तुमने ये खबर क्यों चलाई। और शायद इसी वजह से
पुण्य प्रसून वाजपेयी और अभिसार शर्मा को वहाँ से विदा लेनी पड़ी या उन्हें निकाल दिया गया वहाँ से, जो भी आप कह सकते हैं। आज ये यूट्यूब पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। तो इस पूरे सिनेरियो में जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि रवीश कुमार के इस्तीफे की खबर का तो उन्होंने वैसे खुद खंडन किया है, और रवीश कुमार ने एक फेसबुक पोस्ट लिखी और इसमें उन्होंने लिखा है कि मैं भी पता कर रहा हूं कि मेरा इस्तीफा किसने दिया, मैंने ही दिया था। इसकी कहानी लिखकर हिट्स उड़ाने वालों ने दिलवा दिया। जो लोग इस तरह की अफवाह उड़ा रहे हैं लगता है उनके पास उड़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। कृपया इस बारे में मुझसे सही जानकारी न मांगें, पहले गलत फैला दो और फिर मुझी से पूछो कि गलत है या नहीं। मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूं कि जनसत्ता ने यह अफवाह छापी है या नहीं। मेरे बारे में कुछ भी छापकर हिट्स कमाने वाला जनसत्ता क्या कर रहा है। बाकी रिलैक्स करें दोस्तों, नौकरी की हालत देश में बहुत बुरी है सभी के लिए। आपके प्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी ने इस प्यारे देश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया है। इससे अब पहले जैसी न तो नौकरी है और न ही सैलरी। इसका मतलब यह नहीं कि आप दुखी हो जाएं, बिल्कुल नहीं। जब लगे कि भविष्य में कुछ ठीक नहीं होगा तो अतीत का ठीक करने में लग जाएं। महापुरुषों की मूर्ति या स्मारक बनाने के नाम पर अतीत के गौरव की बहाली में जुट जाएं, अच्छा टाइम कटेगा। और तब मन दुखी हो तो मुसलमानों को क्या करना चाहिए उस पर विचार करें। उसमें तो इतनी खुशी मिलेगी कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये बात रवीश कुमार ने खुद अपनी फेसबुक पर लिखी है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसमें। अभिसार शर्मा ने अपने उस वीडियो में अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी को भी पूरा निशाने पर लिया है कि ये फर्जी खबरें चलाते हैं, जेल जा चुके हैं दोनों, और अलग ये गोदी मीडिया का हिस्सा हैं। और उनका कहना है कि पुण्य प्रसून वाजपेयी और वो खुद अभिसार शर्मा और रवीश कुमार और श्रीनिवासन जैन 4-5 पत्रकार बचे हुए हैं इसमें, जो देश में इसमें सही मायनों में पत्रकार हैं, बाकी सब बेकार लोग हैं। उन्होंने सुधीर चौधरी का भी नाम लिया कि ये भी बेकार आदमी हैं, जी ग्रुप से जुड़े हुए हैं। और सुनने में लोगों ने चर्चा ये उड़ा दी थी कि ये रवीश कुमार अब इस्तीफा देकर जी ग्रुप में जा रहे हैं और प्राइम टाइम बुक करवा रहे हैं। हालांकि ये एक मजाकिया खबर सी, से इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अलबत्ता मैं आपको एक वाकया और बताना चाहूँगा, शो थोड़ा लंबा ना हो जाए, मेरा वीडियो थोड़ा मैं चाहता हूँ कि जल्दी निपटा दूँ। आपको एक वाकया और बताना चाहूँगा दोस्तों कि कुछ साल पहले, मेरे ख्याल में 10-12 साल से ज़्यादा की बात हो गई होगी, जब मुकेश अंबानी के ग्रुप ने नेटवर्क 18 को ख़रीदा था, जिसका हिस्सा थे IBN CNN, IBN 7, ये सारे चैनल हुआ करते थे, पूरा ग्रुप, कलर्स TV वगैरह, पता नहीं क्या क्या, सब लोग इसका पार्ट हैं। और वायाकॉम 18 मुकेश अंबानी की कंपनी है जो फिल्में भी बनाती है। और इस ग्रुप ने जब IBN 7 और ये सारे चैनल खरीदे थे, तो IBN 7 जो हिंदी वाला चैनल था उसके संपादक तो थे आशुतोष, जो राजनीति में राज्यसभा सांसद बनने की इच्छा लेकर अरविंद केजरीवाल से जुड़े। और अरविंद केजरीवाल ने जब उन्हें ये थम्सअप दिखाते हुए किक ऑफ कर दिया, तो वो अब सत्य भाषा क्या है उस नाम से एक चैनल चलाने लगे यूट्यूब पर, एक वेबसाइट बना ली है और उस पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। दूसरी ओर राजदीप सरदेसाई हेड थे IBN CNN के, जो अंग्रेजी वाला था, जिसमें उनकी पत्नी सागरिका घोष भी हुआ करती थी। और इन दोनों लोगों ने जब इन्हें पता लगा कि अंबानी टेक ओवर कर रहा है IBN को और CNN को, इन्होंने वहाँ से पहले ही रिजाइन कर दिया था और ये सब लोग निकल आए थे। इससे पहले इन लोगों ने बहुत भारी संख्या में वहाँ छटनी भी करवाई थी अपने पत्रकारों की, और उस समय ये बड़ा चुप रहे थे। और जब कई महीने तक राजदीप सरदेसाई घर पर बैठे रहे थे, तो अरुण पुरी, जो आज तक के मालिक हैं, इंडिया टुडे ग्रुप के मालिक हैं, उन्हें बड़ी सहानुभूति हुई कि यार इतना पुराना पत्रकार है राजदीप सरदेसाई, देखिए बाहर घर बैठ गया है। क्योंकि इससे पहले राजदीप NDTV में हुआ करते थे, NDTV से बड़ा पद मिलने के बाद IBN CNN में आए थे। तो उसके बाद अरुण पुरी ने उन्हें बुलाया था और कहा था कि यार आज आ जाओ, आप कंसल्टिंग एडिटर हमारे यहाँ पर बन जाओ। और तब से वो राजदीप सरदेसाई इंडिया टुडे ग्रुप में अपनी भड़ास निकालते हैं। लेकिन यहाँ उन्हें छूट नहीं है कि मन मर्जी का कुछ भी करें, यहाँ नियंत्रण है। यहाँ उन्हें कहा जाता है कि ज़रा होश संभाल कर करें। आपको याद होगा कि जब 26 जनवरी को हिंसा हुई थी, किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में घुसे थे, लाल किले वाला मामला हुआ था, इन्होंने एक फर्जी ट्वीट कर दिया था कि एक लड़का मारा गया है पुलिस की गोली से, जबकि हकीकत कुछ और थी, वो स्टंटबाजी में लड़का मारा गया था। आप सब लोग इस बारे में जानते ही हैं। तो उस समय इन्हें 15 दिन की फोर्स लीव पर भेज दिया गया था कि आपने ये ट्वीट कैसे कर दिया, आपने सारे चैनल की रेपुटेशन मिट्टी में मिला दी। उस समय इन पर यह सवाल उठा था। मैंने एक वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं मेरा, कि अगर इनकी जगह मैं होता, राजदीप सरदेसाई की जगह, तो दोस्तों मैं वापस लौट कर नहीं जाता इंडिया टुडे में,
चाहे कितना भी ग्रुप होता। लेकिन ये इतने बड़े पत्रकार हैं, इन्हें अपना मान सम्मान बना रखना चाहिए था। और अगर ये अपनी बात पर खरे हैं, इन्हें इस बात का यकीन है कि हाँ वास्तव में वो लड़का पुलिस की गोली से मरा था, तो अपने उस ट्वीट पर इन्हें कायम रहना चाहिए था और ग्रुप से इस्तीफा देना चाहिए था। लेकिन जिसे कहते हैं थूक कर चाटना, वो स्थिति इनकी हुई और फिर आकर इन्हें नौकरी करनी पड़ी। मेरे इस लंबे चौड़े भाषण का जो लब्बो-लुबाब है दोस्तों, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, अगर गोदी मीडिया, सुसु मीडिया, फला मीडिया, विरोधी मीडिया, इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मैं सिर्फ ये आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी मीडिया ग्रुप का हिस्सा हैं, आप किसी मीडिया ग्रुप में नौकरी कर रहे हैं जैसे कि रवीश कुमार कर रहे हैं, तो आपको उस मीडिया ग्रुप की जो पॉलिसीज़ हैं वो फॉलो करनी होती हैं, वरना जाइए आप अपने हिसाब से चलिए। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स में काम किए, दैनिक जागरण में काम किया, अमर उजाला में काम किया, पंजाब केसरी ग्रुप में काम किया, बहुत सारे ग्रुप्स में मैंने काम किया। उन सब ग्रुप्स में सभी की अपनी अपनी एक पॉलिटिकल विश है, एक पॉलिटिकल एक आइडियोलॉजी है जिसे वो फॉलो करते हैं। और चूंकि आज की तारीख में अखबार एक बिजनेस है, तभी आपको तनख्वाह मिल रही है, तभी रवीश कुमार इतनी बकवास कर लेते हैं कि इन्हें 5-5, 6-6 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, तभी आप इतना ज्ञान दे लेते हैं। लेकिन अगर आपका मालिक बिजनेस कर रहा है, उसे भी चाहिए कि मुझे कहाँ से विज्ञापन मिलेगा, कहाँ से क्या मिलेगा, ये सब चीज़ें। देखिए, ये जो एक जुमला है, एक कहावत है कि पत्रकारिता एक मिशन है, पत्रकारिता एक मिशन है, ये कहानी कब गढ़ी गई थी? ये गढ़ी गई थी 1947 से पहले। पत्रकारिता उस समय मिशन था। गांधी जी भी अखबार छापा करते थे, बहुत से लोग अखबार छापते थे, तमाम लोग थे जो अपने जेवर बेचकर और सारी चीज़ें बेचकर अखबार छापा करते थे कि जिससे हमारी बातें अखबारों में छपें। क्योंकि जो मेन मीडिया था, इंग्लिश मीडिया उस समय, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह जो भी अखबार थे, वो तो सब अंग्रेजी कंपनियों के थे, इंग्लैंड की कंपनियों के थे, तो वो भारतीयों की खबरें नहीं छापते थे। इसलिए भारतीयों को अपने अखबार चलाने पड़ते थे। गली मोहल्ले से बहुत सारे अखबार निकलते थे और गांधी जी के जो स्पीच होते थे उनमें छपते थे और उन स्पीच उन्हें फ्री बांटा जाता था, फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा जाता था। साबरमती आश्रम में ही उनकी प्रिंटिंग प्रेस लगी हुई थी। तो इन सब चीज़ों को लेकर एक अवेयरनेस बनाने के लिए लोगों के बीच कि गांधी जी ने आज क्या किया, वो उस अखबार की प्रतियां छपवाई जाती थी और बंटवाई जाती थी। तो उस समय कहा जाता था कि पत्रकारिता एक मिशन है। लेकिन अब उस समय हमें अंग्रेजों से आज़ादी लेनी थी, आज के दौर में हमें किससे आज़ादी लेनी है? आज के दौर में हमारे देश को आगे बढ़ाना है, ये देखना है हमें क्या सही है क्या गलत है। हमें एजेंडा नहीं चलाना है, ये नहीं कि हमने ये तय कर लिया है कि सरकार जो भी कहेगी हम उसकी तारीफ़ ही करेंगे, या सरकार जो भी पॉलिसी बनाएगी उसका हम विरोध ही करेंगे। रवीश कुमार से पूछिए कि क्या कभी इन्होंने कृषि कानून पढ़े हैं? कृषि कानून पढ़ेंगे तो इन्हें अकल आ जाएगी कि उसमें किसानों का लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन ये नहीं साहब, हम तो चूँकि मोदी के खिलाफ हमें एक मौका मिला है कहने का, तो इसलिए ये सब इस बात को उठाए हुए हैं, इस कहानी को बनाए हुए हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। मेरे कहने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि अगर रवीश कुमार में हिम्मत थी और एनडीटीवी ग्रुप इस बात का दावा कर रहा है कि हम बिकने नहीं जा रहे हैं या अडानी हमें नहीं टेक ओवर करने जा रहा है, तो गौतम अडानी के पोर्ट पर जो ड्रग्स मिले हैं उस पर आधा घंटे का प्रोग्राम बनाना चाहिए था रवीश कुमार को। क्यों 5 मिनट में निपटा दी और आखिर में ये कातिल मुस्कुराहट दे रहे हैं और व्यंग्यात्मक लहजे में अपनी बात कहकर ख़त्म कर रहे हैं? कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है दोस्तों। इस पर मेरी नज़र बनी रहेगी। आपको पता है कि मैं ये दावा नहीं करता कि मैं सबसे बड़ा चैनल या सबसे फास्ट चैनल चलाता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर दावा करता हूँ कि मैं रिसर्च के बाद अपने तथ्यों को लेकर आता हूँ, सबूत के हिसाब से आगे बढ़ता हूँ, तब अपनी टिप्पणी किसी मामले पर करता हूँ। फालतू की गाल बजाई करने की मेरी आदत है नहीं। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। देखिए 1,500 लोगों ने ये वीडियो अभी लाइव देखा है। आप सब लोगों से निवेदन है कि इसे लाइक करें और जमकर शेयर भी करें, जिससे कि ये बात दूर दूर तक पहुँचे। नमस्कार।